हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग को नंबर सिस्टम के बारे में बताऊंगा, जो कि मैथ में सबसे बहुत ज़रूरी है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में क्या पढ़ा जाता है? सबसे पहले पढ़ा जाता है कि डिजिट क्या होता है। तो डिजिट टोटल मेरे पास 0 से 9 तक होता है, जो कि 10 डिजिट है। उसके बाद फिर पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम क्या है, कौन सी संख्या 1 से विभाज्य है, कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है, कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। ऐसे करके उसका कोई ट्रिक होता है ताकि 2 सेकंड में हम पता कर लें कि ये संख्या कितना से डिवाइड है। ऐसे हम ट्रिक नहीं पता रहेगा तो हमको टाइम ज़्यादा लग जाएगा सोचने में, भाग देने में, कि चेक करेंगे कि कितना मैथ जा रहा है नहीं जा रहा है। तो उससे बढ़िया है कि शॉर्टकट इसका क्या होता है उसके बारे में जानते हैं, ताकि 2 सेकंड में पहचान लें कि कोई संख्या इतना से डिवाइड है। तो सबसे पहले डिजिट के बारे में जानते हैं कि डिजिट होता क्या है, जिसको हम बोलते हैं अंक हिंदी में। तो डिजिट मेरे पास टोटल 10 डिजिट है, जो कि 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरा टोटल डिजिट है। कोई भी संख्या अगर हम बना रहे हैं तो सारा संख्या यही 10 डिजिट से बनेगा। ये 10 डिजिट्स के अलावा हम कोई डिजिट अपने मन से नहीं लगा सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि जितना भी वर्ल्ड में जितना भी वर्ड लिखा जाता है संख्या, उसमें यही सबसे लिखा जाता है। तो ये डिजिट हो गया। तो सबसे पहले अब देखेंगे हम कि एक से विभाज्यता के नियम क्या होता है। तो 1 इज नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर एक्सेप्ट 1। एक किसी से विभाज्य नहीं होता है सिवाय एक खुद अपना है। 1 जो होता है वो यूनिवर्सल फैक्टर होता है। 1 सभी से डिवाइड, सभी संख्या का 1 है फैक्टर। ऐसा एक संख्या है कि जो कि सब संख्या का यूनिवर्सल फैक्टर है 1, और इसके अलावा कोई भी यूनिवर्सल फैक्टर नहीं है। तो सबसे पहले 1 का विभाज्यता के नियम देखेंगे कि क्या होता है। वन इज नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर एक्सेप्ट 1। 1 किसी से डिवाइड नहीं होता है, वो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे 1 इज एन यूनिवर्सल फैक्टर। अब देखेंगे कि 2 का विभाज्यता के नियम क्या होता है, 4 का विभाज्यता नियम क्या होता है, 6 का क्या होता है, 8 का क्या होता है। तो सबसे पहले अब देखेंगे हम 2 का, 4 का, 8 का, 16 का। तो देखेंगे कि कौन सी संख्या 2 से विभाज्य होगा कि 4 से विभाज्य होगा, 8 से, 16 से। तो कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि लास्ट डिजिट शुड बी इवन और लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 2। अगर कोई भी संख्या का लास्ट अंक इवन है तो वो 2 से विभाज्य होगा ही। तो इसका होगा जब लास्ट, तो 2 से विभाज्य होने के लिए उसका लास्ट अंक इवन होना जरूरी है और लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होगा। अगर लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो जाता है तो वो 2 से विभाज्य होगा। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा 1 3 5 7 9 6। तो इसमें देखिए लास्ट डिजिट क्या है। ऐसे भी देखेंगे कि इवन नंबर लास्ट में है तो इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, लेकिन अगर इवन नंबर जितना भी होगा लास्ट में तो वो 2 से डिवाइड है। और दूसरा हो जाएगा कह रहा है शुड बी डिवाइडेड बाई 2 लास्ट डिजिट। तो लास्ट में मेरा 6 है तो 6 2 से डिवाइड हो गया, तो ये मतलब विभाज्य है 2 से। और दूसरा हो गया मान के चलिए 5 4 3 2 1 6। तो ये भी, इसका भी लास्ट 6 है तो ये भी डिवाइड होगा। तो इसी तरह लास्ट का अंक चेक कीजिएगा कि लास्ट में अगर इवन नंबर है, सम संख्या है, तो वो 2 से डिवाइड होगा, और लास्ट का अंक 2 से डिवाइड है तो वो भी डिवाइड होगा। अब दूसरा देखेंगे कि मेरा 4 से डिवाइड होने का क्या नियम कहता है। 4 से डिवाइड होने का नियम कहता है कि लास्ट, कोई भी संख्या का लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है
तो वो 4 से पूरा डिवाइड होगा। लास्ट लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4। एग्जाम्पल देखिए 97365 2। अब इसका देखेंगे लास्ट डिजिट दो लास्ट डिजिट इसका है, ये है 52। तब इसको हम चेक करेंगे सिर्फ कि 4 से क्या डिवाइड होता है कि नहीं। अगर 4 से डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरा संख्या 4 से डिवाइड होगा। अगर ये 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड नहीं होगा तो 4 से नहीं डिवाइड होगा। तो इसलिए टाइम ज़्यादा नहीं करेंगे, 2 संख्या सिर्फ देखेंगे। इसको 52, तो ये 52 4 से डिवाइड है, तो हाँ 52 4 से डिवाइड है, तो पूरा संख्या हो जाएगा डिवाइड। अब तीसरा देखेंगे कि 8 का डिवाइड होने का क्या नियम है जो, तो उसका देखेंगे कि लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड है तो वो पूरा संख्या डिवाइड होगा। तो इसका लिखेंगे लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8, तो पूरा संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 4 5 6, कितना बड़ा भी रहे तो उसे कोई दिक्कत नहीं। जैसे लास्ट का 3 8 3 9, तो इसको हमको चेक करना है। पूरा को चेक नहीं करेंगे कि ये पूरा 8 से डिवाइड है या नहीं। इसका लास्ट 3 डिजिट चेक करेंगे कि ये 3 अंक जो है ये 8 से डिवाइड है कि नहीं। अगर ये 3 अंक 8 से डिवाइड हो जाएगा तो डिवाइड है, अगर 8 से डिवाइड नहीं है तो नहीं होगा। तो ये चेक करेंगे 8 से डिवाइड है तो नहीं है। अब 16 के देखेंगे इसी तरह। तो आप 16 का देखेंगे कि 16 अगर कोई भी संख्या 16 से डिवाइड है तो उसको हर संख्या को 16 से डिवाइड चेक नहीं करेंगे, उसका शॉर्टकट क्या है वो चेक करेंगे। तो 16 का जो नियम होता है वो होता है लास्ट कहता है लास्ट 4 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 16। अगर कोई भी संख्या का लास्ट 4 अंक अगर 16 से भाज हो रहा है तो पूरा संख्या 16 से विभाज होगा। तो इसलिए लास्ट का सिर्फ 4 अंक देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखिए 6 7 8 9 1 2 3 2, ये मेरा पूरा संख्या है। तो इसका पूरा के हम चेक नहीं करेंगे कि पूरा 16 से विभाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका सिर्फ लास्ट का ये 4 अंक चेक करेंगे कि 16 से विभाज हो रहा है कि नहीं। अगर ये 16 से विभाज हो रहा है तो ये पूरा संख्या 16 से होगा। अगर ये नहीं हो रहा है तो ये पूरा नहीं होगा। तो इसको 16 से हम चेक करते हैं, तो ये संख्या 16 से विभाज होगा, तो ये 16 से हो जाएगा विभाज। अब दूसरा संख्या देख लेते हैं 3 4 8 2 7 9 1 4 6। तो इसका भी ये 4 डिजिट देखिएगा कि ये 16 से विभाज हो रहा है कि नहीं। अगर ये 16 से विभाज हो रहा तो ये टोटल संख्या 16 से विभाज होगा। तो इसका चेक करेंगे 91 46 लास्ट का डिवाइड है कि नहीं। तो ये डिवाइड नहीं होगा 16 से। तो ऐसे करके अब टाइम आपका बच जाएगा। सिर्फ 2 सेकंड में बता दीजिएगा कि कौन सा संख्या 2 से डिवाइड होगा, कौन सा संख्या 4 से डिवाइड होगा, कौन सा संख्या 8 से डिवाइड होगा, कौन सा संख्या 16 से डिवाइड होगा। ये तो हो गया 2 का फैक्टर। ये सब जानकारी आप रखिएगा तो आपको एग्जाम में टाइम बहुत बच जाएगा। अगर मान के चलिए आपको 16 का विभाज्यता का नियम नहीं पता था तो आपको कितना टाइम लग जाता, लेकिन अब पता चल गया। तो आप सिर्फ लास्ट का 4 डिजिट चेक करिएगा कि 16 से डिवाइड है या नहीं है, और नहीं तो आपको पूरा 16 से डिवाइड देना पड़ेगा कि है कि नहीं है। तो इसलिए टाइम बचेगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 5 का, 25 का, 125 का। इसका विभाज्यता के नियम क्या है। तो आप देखते हैं 5 का नियम क्या कहता है। तो 5 का नियम कहता है कि लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 5। अगर कोई भी संख्या है, जैसे एग्जाम्पल 9 1 3 8 0 और 6 7 3 2 4 9, तो लास्ट का जो डिजिट होगा वो 5 से डिवाइड हो या फिर 0 हो। इसमें ये भी लिख लीजिए, या लास्ट का डिजिट 0 हो
तो भी वह 5 से विभाज्य होगा। तो इसका चेक करेंगे कि ये 5 से विभाज्य है कि नहीं। तो लास्ट डिजिट चेक करेंगे, तो लास्ट में 0 है तो ये 5 से डिवाइड होगा। इसका फिर चेक करेंगे लास्ट डिजिट, तो इसका 9 है तो ये 5 से विभाज्य नहीं होगा। 25 का देखते हैं। 25 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, जो तो कहता है लास्ट तो 25 का नियम क्या होता है कि लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 25 या लास्ट 2 डिजिट 0 देन डिविजिबल बाई 25। अगर कोई भी संख्या है, जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल 4 3 8 2 7 5, एक हो गया 5 9 3 8 2 0 0, एक हो गया 9 1 3 8 2 7 4 4। तब इसको चेक करेंगे ये 25 से डिवाइड है कि नहीं, तो इसका लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। ये नहीं कि पूरा को चेक करेंगे भाग देकर कि ये है 25 से कि नहीं है। तो लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे तो 75 इसका है 75, तो 75 25 का डिवाइड है कि नहीं है, तो ये 25 से डिवाइड हो जाएगा। फिर इसका लास्ट 2 डिजिट देखेंगे तो इसका लास्ट 2 डिजिट जो है वो डबल 0 है, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इसका 2 डिजिट देखेंगे तो ये ना तो 0 है और ना ही 25 का डिवाइड होगा, तो ये डिवाइड नहीं होगा। तो ये 25 का डिवाइड का नियम था। अब 125 का देख लेते हैं। तो 125 का देखेंगे तो लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 125 या लास्ट 3 डिजिट 0 देन डिविजिबल बाई 125। जैसे एग्जांपल के देखिए इसका, तो 5 9 3 8 7 4 2 5। तो ये नहीं कि पूरा को डिवाइड देके देखेंगे कि ये है या नहीं है। तो इसका ये 3 डिजिट जो लास्ट का है इसको चेक करेंगे भाग दे के कि 125 से डिवाइड है कि नहीं। तो इसको जब भाग दीजिएगा 125 से, तो इसका रिमाइंडर जो आएगा वो 50 आएगा। तो ये 125 से डिवाइड नहीं है। अब देखेंगे कि 3 और 9 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। जो तो 3 का जो सबसे पहले देखते हैं 3 का, तो 3 का होता है जैसे एग्जाम्पल 4 8 7 2 9 3 0 1। तो इसको हम चेक करेंगे कि ये 3 से डिवाइड है कि नहीं। तो 3 से डिवाइड होने के लिए ये जितना अंक डिजिट लिखा हुआ है वो सब का ऐड करेंगे। अगर सम उसका 3 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरा संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए ये 9 हो जाएगा 3 से डिवाइड, 3 हो जाएगा 3 का डिवाइड, 2 1 हो जाएगा 3 का डिवाइड, 8 और 4 12 हो जाता है, ये भी 3 का डिवाइड हो जाता है। तो अब बच गया 7 भी देखेंगे तो 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 होगा, लेकिन 1 बच जाता है, तो ये 3 का डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह अब 9 का चेक करेंगे कि 9 का डिवाइड होने का नियम क्या है। तो 9 का लिखेंगे नाइन का होता है सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9। अगर कोई भी संख्या दिया गया है तो उसका सम करके वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, तब वो 9 से डिवाइड होगा। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए 5 0 7 6 9 7 1 0 5 1 0 4 3 6 6 4 6
8792। अब देखिए इसको हम ऐड करेंगे टोटल डिजिट को और उसके बाद चेक करेंगे कि 9 से डिवाइड है या नहीं। तो ये 9 डिवाइड हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 5 और 7 12, 12 और 6 18, 18 यानी कि 9 से डिवाइड है, तो ये पूरा संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये संख्या को देखेंगे तो 4 1 5 5 10 10 11 11 और 7 18 18, ये भी संख्या 9 से डिवाइड होगा। तो उसी तरह अब इसको चेक करेंगे कि ये 9 से डिवाइड है कि नहीं। तो जैसे 9 है तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, 6 और 3 9 भी, ये भी हो जाएगा। अब बच गया ये 4 अंक, तो ये हो जाएगा 6 4 10 10 6 16 16 8 24। तो 24 नहीं होता है डिवाइड, 4 2 6, यानी कि ये 9 से डिवाइड संख्या नहीं है। तो ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखते हैं कि 6 से डिवाइड होने का विभाज्यता का नियम क्या है। तो 6 का देखेंगे तो 6 का जो होता है, अगर कोई भी संख्या लिखा हुआ है तो उसमें चेक करेंगे कि वो 2 और 3 का को प्राइम फैक्टर है या नहीं है। अगर कोई भी संख्या 6 से डिवाइड होगा तो वो 2 से भी डिवाइड होगा, वो 3 से भी डिवाइड होगा, यानी इसका होता है इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 2 and 3 both दैट नंबर विल बी ऑल्सो बाई 6। अगर कोई भी संख्या है तो 6 से तभी डिवाइड होगा जब 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो। जैसे एग्जाम्पल में 108 है संख्या लिखा हुआ, तो इसको हम चेक करेंगे कि ये 2 से डिवाइड है या नहीं। फिर चेक करेंगे कि 3 से डिवाइड है कि नहीं। अगर 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये 2 से डिवाइड करने के लिए क्या होता है कि लास्ट का 1 डिजिट सम होना चाहिए और लास्ट का डिजिट 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये संख्या 2 से डिवाइड है, तो 2 से तो हो जाता है। अब उसके बाद चेक करेंगे कि 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो 3 से डिवाइड होने के लिए क्या नियम है कि सभी डिजिट का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसका डिजिट जो है 8 और 1 9, तो 9 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 3 से भी हो जाएगा, यानी कि ये 2 से भी है 3 से भी है, तो ये 6 से भी होगा डिवाइड। इसी तरह ये 6 का हो गया। तो 7 11 और 13 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो अगर कोई भी संख्या लिखा हुआ है, मान के चलिए 0 0 5 9 2 2, अब ये संख्या लिखा हुआ है 0 0 6 4 8 9 0 4 5 7 2 4। अगर इसको हमको चेक करना है कि कौन 7 11 13 से डिवाइड है, तीनों से डिवाइड है, तो सर इसका जो रूल है वो रूल बताते हैं। तो इसका होता है जो मेक पेयर ऑफ 3 डिजिट फ्रॉम RHS, यानी 3 का इसका पेयर बनाएंगे। जैसे राइट साइड से तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी कि 3 का पेयर बनाएंगे। और उसके बाद जो बड़ा होगा उसमें छोटा अंक घटाएंगे। जैसे इसका 9 2 2 में इसको छोटा अंक ये 5 है, तो 5 घटाएंगे। और उसके बाद चेक करेंगे कि संख्या 917, और उसके बाद अगर ये 917 अगर 7 से विभाज्य है या 11 से विभाज्य है या 13 से विभाज्य है, उसके बाद यहाँ चेक करेंगे। अगर 7 से डिवाइड करके देखेंगे कि अगर 7 से डिवाइड है तो ये पूरा संख्या 7 से डिवाइड है।
अगर 11 से डिवाइड है ये तो 11 से पूरा संख्या डिवाइड होगा। अगर 13 से ये डिवाइड है तो ये पूरा संख्या 13 से डिवाइड होगा। तो 917 7 से डिवाइड है, 917 11 से डिवाइड है, चेक करना पड़ेगा। इसी तरह 13 तो जब चेक कीजिएगा तो 917 7 से डिवाइड है, लेकिन तो ये संख्या 7 से कटेगा। लेकिन 11 से चेक करेंगे तो 11 से नहीं कटेगा। 13 से चेक करेंगे तो 13 17 91 13 से भी नहीं कटेगा। यानी ये संख्या जो लिखा हुआ है तो ये संख्या सिर्फ 7 से कटने वाला है, 11 से और 13 से कटने वाला नहीं है। उसी तरह फिर इसको चेक करेंगे, 489 में 6 घटाएंगे तो 483, फिर 7 to 4 में 4 5 घटाएंगे तो 679। अब इसको जब चेक कीजिएगा कि ये किससे किससे विभाज्य है, 7 इसको चेक करेंगे तो ये 7 से है हो जाएगा कि नहीं 483, तो 7 से 11 44 44 43 नहीं, 11 से नहीं है। 13 से 39 39 13 से भी डिवाइड नहीं है, तो ये सिर्फ 7 से डिवाइड है संख्या। अब इसको चेक करेंगे कि ये किससे किससे डिवाइड है, तो 7 से चेक करेंगे तो 63, हाँ ये 7 से डिवाइड है, ये नहीं होगा। 11 13 भी नहीं होगा, तो ये संख्या सिर्फ 7 से डिवाइड था। इलेवन का सिर्फ चेक करना होगा हमको। तो ये संख्या दिया हुआ तो इसको ऐड करेंगे अल्टरनेट पेयर में। जैसे 1 को 6 में, 6 को 5 में, फिर 6 को 4 में, 4 को 2 में। तो जब इसको ऊपर ऐड करेंगे 6 4 2 तो ये हो जाएगा 6 4 10 12। नीचे ऐड करेंगे तो 6 और 1 7 और 7 और 5 हो जाएगा 12। यानी कि अब ये दोनों को डिफरेंस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये संख्या 11 से डिविजन होगा। 11 से डिविजिबल होने के लिए या तो 11 का मल्टीपल होना जरूरी है, नहीं तो 0 के बराबर होना जरूरी है, तो वो संख्या 11 से डिविजिबल होगा। If the difference between the sum of the digit at odd place and sum of the digit at even place is 0 और मल्टीपल ऑफ 11, ऑड को ऑड में ऐड करेंगे, इवन को इवन में ऐड करेंगे, उसके बाद दोनों को डिफरेंस करेंगे। अगर 0 या 11 के इक्वल आता है तो वो 11 से डिविजिबल होगा। अगर 0 और 11 के इक्वल नहीं आता है तो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। अब देखते हैं कि 12 का क्या होगा। तो चेक करेंगे। 12 का नियम होता है, तो 12 को चेक करने के लिए तो सबसे पहले हम 12 को देखेंगे कि चेक करेंगे कि 12 का कौन सा को प्राइम फैक्टर है। तो 12 के को प्राइम फैक्टर करेंगे तो 4:3 जो कि लगातार को प्राइम फैक्टर है। तो चेक करेंगे कि 12 का को प्राइम फैक्टर कौन कौन सा है, तो 4:3 हो गया। तो आप चेक कर पूरा डिजिट को, पूरा संख्या को हम चेक नहीं करेंगे कि ये 12 से विभाज्य है या नहीं, उसको चेक करेंगे कि ये 4 से और 3 से डिवाइड है तो 12 से ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो 4 से चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर कोई भी संख्या दिया हुआ है तो उसका लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से विभाज्य है कि नहीं। अगर लास्ट का 2 डिजिट है तो 12 से, लास्ट का 4 से विभाज्य है तो 4 से विभाज्य हो जाएगा। उसके बाद 3 से विभाज्य चेक करना है, तो 3 का ऑल डिजिट का सम करके अगर सम 3 से डिवाइड है तो डिवाइड हो जाएगा। तो इसी तरह जब चेक कर लेंगे कि 4 और 3 का डिवाइड हो जाता है तो वो ऑटोमेटिक वो नंबर 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये मेरा था विभाज्यता के नियम के बारे में सब।
2 का क्या होता है, 3 का क्या होता है, 4 का क्या होता है, 6 का क्या होता है, 8 का क्या होता है, 12 का क्या होता है, 11 का, 13 का, सारा का विभाजता का नियम हमने बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो कि PYQ रहेगा, जो SSC CGL में रेलवे में पूछा हुआ रहेगा क्वेश्चन, उसको देखेंगे कि सेम उस रूल पर फॉलो करता है या नहीं करता है। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो लाते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। तो आज हम लोग रेकरिंग डेसिमल से कन्वर्ट करना सीखेंगे रेशनल नंबर या फ्रैक्शन में, ठीक है। तो इससे पहले क्लास में हमने एक डिजिट पे अगर यानी डेसिमल के बाद एक डिजिट पे अगर रेकरिंग होता है तो उसको कैसे हम रेकरिंग डेसिमल से रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते थे ये बता चुके हैं। आज हम क्या करेंगे, 2 डिजिट पे देखेंगे कि अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट पे अगर बार हो तब हम उसको कैसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है वो हम बनाए हैं कि एक डिजिट पे सिर्फ एक डिजिट पे बार हो और एक डिजिट पे बार नहीं हो तब उसको कैसे सॉल्व करते हैं। फिर एक और दिए हैं क्वेश्चन जिसमें एक डिजिट पे बार नहीं होगा और मतलब एक डिजिट डेसिमल के बाद नहीं होगा और बार, और दूसरे पे क्या होगा 2 डिजिट पे बार होगा, तब उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.56565656 डॉट डॉट, ठीक है। अच्छा 5656 ये 2 डिजिट जो है वो रिपीट कर रहा है, तो हम इसी को क्या ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वो इस तरह से रहा होगा 0.56 पे बार यानी 2 डिजिट पे बार, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसी वैल्यू को क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं क्योंकि इसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो लेट कर लिए कि ये जो है x इक्वल टू इतना है 0.56565656 डॉट डॉट, ठीक है। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, जितना डिजिट पे बार होता है या ये बोल सकते हैं कि डेसिमल के बाद जितना डिजिट रिपीट करता है उतना ही टेंस से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम पिछले क्लास में देखे थे कि एक डिजिट पे अगर बार होता था तो 1 10 से मल्टीप्लाई करते थे, मतलब एक 10 से मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे 2 डिजिट पे बार है तो 2 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 10 का मतलब क्या हुआ 100, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग 100 ऑन बोथ साइड। तो इस बार क्या करेंगे 100 से बोथ साइड में मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो हम लेट किए हैं इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। क्यों 100 से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड करेंगे 100 से। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल है वो 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 डिजिट से मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर 10 से मल्टीप्लाई करते तो सिर्फ डेसिमल ये जो है वो राइट साइड में यहाँ शिफ्ट हो जाता है। 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस डेसिमल के बाद 2 डिजिट के बाद यहाँ शिफ्ट होगा। अगर 1000 से करते तो यहाँ से 3 डिजिट पे हो जाता है, ठीक है। तो 100 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये डेसिमल जो है वो अब कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे अब क्या 56.565656। आगे वाला जो नंबर रिपीट करा वो तो वैसे ही लिखा जाएगा। अब ये क्या हो गया सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक बार समझाने के लिए लिख भी देते हैं सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वेशन, देन वी गेट, तब हमें क्या मिलेगा। तो हम एक बार और इस इक्वेशन को अभी लिख रहे हैं 10x, पहले सेकंड इक्वेशन को लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है। तो इक्वल टू 56.5656 डॉट डॉट इस तरह से। और सेकंड इक्वेशन क्या था, मतलब फर्स्ट इक्वेशन क्या था, तो ये था। तो अब नीचे इसके लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन को। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या लिख देंगे, तो 0 पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट के बाद ही लिखेंगे 565656 डॉट डॉट। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, इस नीचे वाला इक्वेशन का जो साइन है वो चेंज हो जाता है, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस। तो ये वाला हमें दिख रहा है कि इस डेसिमल के बाद जो डिजिट है और यहाँ पे डेसिमल के बाद डिजिट है तो सब सेम है, तो सब सब्ट्रैक्ट होकर क्या हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा। यानी इस डेसिमल के बाद जो वैल्यू मिलेगा वो 0 0 0 0 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे 5 6 है और नीचे में कुछ नहीं मतलब 0 है, तो 5 6 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 6 बचेगा। और ये किसके बराबर है, तो 100x में से x को माइनस करेंगे तो 99x के बराबर है। तो हमें तो x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसी को हम फिर क्या लिख सकते हैं, एक स्टेप और लिख देते हैं 99x। अच्छा डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू होता ही नहीं है तो हम 56 लिख दिए। तो x बराबर कितना मिल जाएगा, तो 56/99। तो यही फ्रैक्शन में हमें वैल्यू
मिल गया। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू ही हम ये लेट किए थे, तो ये जो वैल्यू आया है वो किसका वैल्यू आया है? इसी का वैल्यू आया। अब ये दिख रहा है कि फ्रैक्शन में, रेशनल नंबर में, ठीक है। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है? तो सेकंड नंबर में क्वेश्चन है 0.533333 डॉट डॉट। अच्छा, यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि इसमें 3 जो है वो रिपीट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है वो इस तरह से 0.5 और ये 3 पे सिर्फ बार है, ठीक है, और इस पे बार नहीं है 5 पे, ठीक है। तो हम फिर से क्या करेंगे, इसको भी लेट कर लेंगे कि लेट x इक्वल टू ये वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम ये जान लेते हैं, या फिर हम लोग को सॉल्व करने से हमेशा ये ध्यान रखना है कि जितना डिजिट पे बार होगा उतना ही 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये नहीं देखना है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं। सिर्फ और सिर्फ क्या देना है कि जितना डिजिट पे बार होता है उतना ही 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 1 डिजिट पे बार है तो हम क्या करेंगे, 10 से ही सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई जब भी करेंगे 10 से तो क्या करेंगे, बोथ साइड में करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 10x हो जाएगा। अच्छा, इसको क्या लेट कर लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन लिख लेंगे। तो 10x इक्वल टू क्या होगा, अच्छा जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल है वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 5.333333 डॉट डॉट। अब इसको क्या लेट कर लेंगे, सेकंड इक्वेशन। और फिर से वैसा ही करेंगे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे, ठीक है। तो ध्यान क्या देना है कि जब हम सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो वैल्यू कहाँ से कहाँ कर रहे हैं। डेसिमल के बाद वाला किसके साथ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और डेसिमल के पहले वाला किससे कर रहे हैं। तो हम एक बार थोड़ा सा ऊपर नीचे जो डेसिमल के बाद नंबर है उसको एक बार फिर से लिख देते हैं। तो हम 10x में से माइनस करने वाले हैं किसको, 5 पॉइंट, थोड़ा दूर दूर लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा, यही नंबर था। उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन का जो वैल्यू है वो कितना है, x बराबर, अच्छा x बराबर है, ठीक है। तो x बराबर क्या है, 0.53 है। तो ये पॉइंट के बाद लिखना है इस वैल्यू को, तो पॉइंट के बाद लिखेंगे तो क्या मिलेगा 53333 डॉट डॉट। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देख रहे हैं कि ये 3 है, 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 तो ये सारा जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 नहीं होगा क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ क्या है 5 है। तो इधर तो वैल्यू 0 मिल गया, लेकिन ये 3 है और यहाँ पे डेसिमल है तो एक यहाँ से क्या करेगा, कैरी कर लेगा। तो कितना हो जाएगा 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बच जाएगा। तो यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पर पॉइंट, और यहाँ पे कितना हो गया 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब 10x में से 1x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो 9x बचेगा और इक्वल टू में रहेगा। तो ये जो वैल्यू है 4.80 है। तो 0 जब डेसिमल के बाद नंबर मतलब डिजिट के बाद अगर 0 होता है तो उसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। मतलब इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9x इक्वल टू 4.8 लिख सकते हैं। हमें तो x का वैल्यू चाहिए तो x बराबर क्या लिखेंगे, 4.8/9 लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, इस डेसिमल को जब हटाएंगे तो नीचे 90 आ जाएगा। मतलब जो फ्रैक्शन आया है एक्चुअल फ्रैक्शन वो कितना है, 48/90। इसको और कैंसिल आउट कर सकते हैं लेकिन हमें वो आगे भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो x का वैल्यू आ गया इतना, और ये क्या है p/q के फॉर्म में, ठीक है। उसी तरह से जब हम अगर ये क्वेश्चन देखें थर्ड नंबर क्वेश्चन, तो 0.235 यानी कि यहाँ पे एक डिजिट रिपीट कर रहा था, यानी कि यहाँ पे डेसिमल के बाद 5 रिपीट नहीं कर रहा था तो 3 रिपीट कर रहा था। लेकिन ये थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है कि डेसिमल के बाद 2 रिपीट नहीं कर रहा है लेकिन 2 डिजिट रिपीट कर रहा है इस बार, 0.2353535 इस तरह से। तो थर्ड नंबर अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो यहाँ से हम थोड़ा सा सिर्फ समझा देते हैं, बाकी आप आगे सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पे है थर्ड नंबर क्वेश्चन 0.235 इस तरह से डॉट डॉट चला जाएगा। तो यहाँ भी क्या करेंगे, एक्स लेट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या ध्यान देना है कि हमें कितना 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 और 2 पे 12 होगा नहीं क्योंकि 2 तो रिपीट नहीं कर रहा है। आगे जो रिपीट कर रहा है वो 3 5 रिपीट कर रहा है, यानी 3 5 2 डिजिट पे रिपीट 12 है, रेकरिंग है।
तो हम लोग जो मल्टीप्लाई करेंगे दिस सेकंड स्टेप में, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। कि हम बताए हैं कि जितना डिजिट पे बार होता है उतना ही 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर एक डिजिट पे बार होता है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 डिजिट पे बार होगा तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, 100x लिखेंगे आई इक्वल टू, अच्छा जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल है वो शिफ्ट हो जाएगा 2 डिजिट के बाद, यानी यहाँ डेसिमल से कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा। मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 23.535335 इस तरह से डॉट डॉट लिख देंगे। अच्छा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते बस ये ध्यान रखना है कि जब हम लोग जो डेसिमल के पहले वाला डिजिट है उसको डेसिमल के पहले वाला साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो बाद वाला डेसिमल के बाद है उसको बाद में। तो यहाँ पे भी जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा आप तो क्या दिखेगा, देखिए 53 तो ऊपर में भी रिपीट करा है 5353, लेकिन ये 5 रिपीट नहीं करेगा, तो 5 क्या होगा, 2 में से सब्ट्रैक्ट होगा। इस तरह से जो x का वैल्यू मिलेगा वो तुम्हारा p/q के फॉर्म में, रेशनल फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है। अच्छा और भी कई टाइप के क्वेश्चन इसमें बनाए जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन और क्या बनाए जा सकते हैं, जैसे इस तरह से होगा। अभी तक तो हमने क्या किया कि डेसिमल के पहले कोई भी डिजिट को नहीं लिया है, लेकिन डेसिमल के पहले कोई डिजिट भी तो हो सकता है, तो एकदम हो सकता है। जैसे मान लेते इस तरह से होता है 3.057 डॉट डॉट इस तरह से। तो यहाँ पे डिजिट के पहले अगर भी हो गया तो हमें इस पे मतलब डेसिमल के पहले अगर डिजिट है तो इस पे ध्यान नहीं देना, हमें बस सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान होता है कि जो रिपीट कर रहा है या जिस पे रेकरिंग होता है वो कितने डिजिट पे कर रहा है। अगर एक डिजिट पे कर रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट से कर रहा है तो 100 से करेंगे, 3 डिजिट पे करेगा तो 1000 से करेंगे। कुछ भी आप कीजिएगा तो आंसर जो है वो सेम ही मिलेगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है कि अगर 3, 4 ऊपर और इस डेसिमल के पहले कोई बड़ा भी नंबर हो सकता है, 100, 10,000 यानी 2 डिजिट का, 3 डिजिट का कुछ भी नंबर हो सकता है, लेकिन जो प्रोसेस रहेगा वो क्या होगा, वही होगा। हमें क्या देखना होता है कि डेसिमल यानी कि जो रिपीट कर रहा है, रेकरिंग जो है उस पे कितना उस पे मतलब कितने डिजिट पे रेकरिंग है। ठीक है, तो बाकी सब जो है वो सेम ही टाइप का क्वेश्चन होगा। अच्छा नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसके आगे जो प्रोसेस है कुछ डिविजिबिलिटी रूल हम समझाएंगे। ठीक है, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल भी जानना जरूरी है। इसलिए डिविजिबिलिटी रूल जानना जरूरी है क्योंकि मान लेते हैं कि हमें कोई, इस बार तो हम डेसिमल को कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रैक्शन में या रेशनल नंबर में, तो अगला बार हो सकता है नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको रेशनल नंबर दिया हुआ रहेगा, यानी p/q के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा और बोला जाएगा कि इसको और सिंप्लीफाई कीजिए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम क्या ले लिए, 25/30 ले लिए, तो ये p/q के फॉर्म में तो है, लेकिन अगर बोला जाएगा कि इसको फर्दर और क्लासीफाई मतलब सिंप्लीफाई करना, तो सिंप्लीफाई करने का मतलब ये होता है कि p/q में जो दिया गया है वैल्यू, इसमें कुछ और कॉमन अगर मिल रहा है तो उसको और कैंसिल आउट करेंगे। जैसे इसमें p/q जो लिखे हैं इसमें 25 है, ये 30 है, तो इस 25 और 30 में 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन है, या फिर ये सोच सकते हैं कि ये 30 जो है वो किस नंबर से डिविजिबल है और ये 25 वाला किस नंबर से डिविजिबल है। तो हमें पता है कि अगर किसी नंबर के लास्ट डिजिट 0 होता है या 5 होता है तो वो 5 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे लास्ट में जो कितना है 0 है, इसका मतलब ये जो नंबर 30 लिखा है वो कितना है, 5 से डिविजिबल है। अच्छा 25 में लास्ट डिजिट 5 है, मतलब ये भी नंबर 5 से डिविजिबल है, तो दोनों में 5 कॉमन है, तो हम क्या कर सकते हैं 5 से कैंसिल आउट, तो 5 से 5 टाइम 5 आ जाएगा और 5 को 6 टाइम हो जाएगा। तो इसको और फर्दर जब इस सिंप्लीफाई किए तो 5 कितना आया, 6 आया। तो इस तरह से छोटा नंबर था तो हम आसानी से कर लिए, लेकिन अगर बड़ा नंबर होगा 3 डिजिट 4 डिजिट का नंबर p/q के फॉर्म में, तो वहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल भी आना चाहिए। जैसे 11 का मल्टीपल होता है तो हम लोग क्या देखते हैं, उसके बाद 4 का मल्टीपल या 8 का मल्टीपल या 3 का मल्टीपल या 7 का मल्टीपल कैसे चेक किया जाता है वो जानना जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं जानेंगे तो p/q को हम लोग सिंप्लीफाई आसानी से नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, एक वीडियो डालेंगे जिसमें डिविजिबिलिटी रूल बताया हुआ होगा। ठीक है, कि 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन, 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, 5 से क्या होना चाहिए, 6 से क्या होना चाहिए, इस तरह से एक वीडियो हम डालेंगे। उसके बाद आगे जो है एक्सरसाइज बताएंगे। ठीक है, थैंक यू। आज हम लोग कुछ फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए सीखेंगे। ठीक है, कल हमने
नंबर सिस्टम का कुछ बेसिक बता दिया था। आज हम नंबर लाइन पे कैसे किसी फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ पॉजिटिव नंबर को लिए हैं फ्रैक्शन वाला, जिसको हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट 3/7 को रिप्रेजेंट करके बताते हैं। 3/7 को हमको अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन बनाएंगे, ठीक है। अब इस लाइन पे हमें पता है कि 0 से राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं और 0 से लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर होते हैं, ठीक है। तो नंबर को रिप्रेजेंट करने से पहले हमें जिस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, पहले देख लेंगे कि ये नंबर किस नंबर के बीच में लाई करता है। तो हम यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि डिनोमिनेटर बड़ा है नोमिनेटर से, तो ये जरूर 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो हम यहाँ पे जो नंबर लिखेंगे वो 0 और 1 ही सिर्फ लिखेंगे, क्योंकि ये जो फ्रैक्शन है वो 0-1 के बीच में ही रखा जाएगा, तो बाकी नंबर को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, तो हम यहाँ पे वही सिर्फ लिखेंगे, 0 और 1 1 बना दिए, ठीक है। अब दूसरा काम क्या होता है कि हम देखते हैं इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर को, कि डिनोमिनेटर कितना है। तो डिनोमिनेटर दिखा 7, और जितना डिनोमिनेटर होगा इस 0-1 के इक्वली डिवाइड कर देंगे 7 पार्ट में, ठीक है। तो हम यहाँ पे 7 लाइन बनाएंगे, मतलब 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे 0 और 1 के बीच में। तो हम 7 पार्ट डिवाइड कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये ध्यान रखना है कि 7 जो लाइन खींच रहे हैं वो 1 पे खींचना है, ठीक है, इसके अंदर नहीं होना चाहिए। अगर मान लेते हैं देखना है कि 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पर देख भी सकते हैं, देखिए 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट 6 पार्ट। अब एक और यहाँ पे छूट गया था 7 पार्ट, ठीक है। अगर नहीं है तो एक बार और देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब देखिए दूसरा काम क्या है कि हमें देखना है न्यूमरेटर को। तो न्यूमरेटर कितना है, 3 है, तो बस यहाँ से काउंट कर देंगे 3 नंबर, 1 2 3, और ये जो नंबर होगा यही क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा 3/7 का। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि सबसे पहले फ्रैक्शन को देखना है कि कितना नंबर के बीच में लाई कर रहा है, तो पता चल गया 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। उसके बाद क्या देखना है, डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर पता चल गया कि 7 है, तो हमें 0 और 1 के बीच में 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है। फिर दूसरा काम क्या है कि न्यूमरेटर को देखना है कि न्यूमरेटर कितना है, जितना न्यूमरेटर होगा बस 0 से 3 नंबर काउंट कर दें, 3 था तो 0 से काउंट किया 1 2 3, तो ये हो गया नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट। दूसरा हम देखते हैं 8/11 को। तो फिर से हम क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे। अब इस लाइन पे फिर हम एक 0 पहले दे देंगे और फिर देखेंगे कि डिनोमिनेटर क्या है। तो डिनोमिनेटर हमें पता चल गया क्या है, 11 है। अच्छा, देखने से तो ये पता चलेंगे कि 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, तो 0 और 1 बना ही देते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर जब बड़ा होता है न्यूमरेटर से तो वो नंबर 0 और 1 के बीच में लाई करता है। तो अब देखेंगे डिनोमिनेटर कितना है, तो 11 है, तो 0 और 1 के बीच में कितना इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 11 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम करते हैं 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, लेकिन जब आप ग्राफ में बनाइएगा तो बिल्कुल इक्वली सब डिवाइड होगा, मतलब कि स्पेस जो होगा एक दूसरे के लाइन के बीच में वो बिल्कुल इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉपी पे बना रहे हैं तो इस तरह से दिखेगा। तो हम क्या सीख गए कि डिनोमिनेटर को जितना डिनोमिनेटर होगा उतना ही इक्वल पार्ट हमें होना चाहिए। तो इक्वल पार्ट बनाने के लिए हम क्या किए, 11 इक्वल पार्ट बना दिए। जब इसको काउंट कीजिएगा तो 11 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा काम क्या है, फिर न्यूमरेटर को देखेंगे। न्यूमरेटर जितना होगा 0 से काउंट कर देंगे और वहाँ पे एक लाइन बना देंगे बड़ा सा, और वो हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस फ्रैक्शन। तो 8 है न्यूमरेटर में, तो यहाँ से काउंट करेंगे 0 से, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये लाइन मिल गया 8। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे 8/11, तो ये हो गया 8/11 का रिप्रेजेंटेशन। उसी तरह से 11/3, तो हमने 11/3 थोड़ा डिफरेंट नंबर लिए हैं। ये एक क्या है, तो बोल सकते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आप लोग जानते होंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है डिनोमिनेटर से, ठीक है। अच्छा, इसको हम अगर लिखना चाहे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 3+ यानी कि इसको 3 + 2/3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 3 9 और 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11/3 आ जाएगा। मतलब इसी नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हमको रिप्रेजेंट करना है, तो ध्यान इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो थोड़ा सा हम समझते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि
जो नंबर था वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा था, लेकिन ये नंबर 0 और 1 के बीच में नहीं लाई करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये नंबर 3 + 2/3 है, यानी जो भी नंबर लाई करेगा वो 3 के बाद लाई करेगा, ठीक है, यानी 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। तो हम जब लाइन बनाएंगे तो उस पर ध्यान रखना है कि लाइन में वो नंबर जो रिप्रेजेंट करेंगे वो 4 तक रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि नंबर जो है वो 3 और 4 के बीच में लाई करना होगा। तो फिर से हम क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे। तो एक लाइन बना दिए, उसके बाद हम यहाँ से थोड़ा सा लाइन 0 लिखेंगे, क्यों? ताकि हमको नंबर यहाँ पे लिखा जाए। कितना नंबर तक लिखना है? तो 3 से लेकर 4 तक लिखना है, मतलब 3 और 4 के बीच में लाई करेगा तो लेकिन नंबर रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 और यहाँ 4। अच्छा, 3 और 4 के बीच में हम बड़ा स्पेस इसके लिए हैं, इसलिए लिए हैं ताकि हम यहाँ पे नंबर जो पार्ट डिवाइड करेंगे वो थोड़ा बड़ा स्पेस दिखे यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है, 3 के बाद वाला नंबर को देखना है, यानी 3 के बाद वाला फ्रैक्शन को देखना है, ठीक है। और उसी फ्रैक्शन को देखना, उस फ्रैक्शन को ये देखना है कि डिनोमिनेटर कितना है। इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो हम लिख ही दिए 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। तो अब फ्रैक्शन को देख रहे हैं तो डिनोमिनेटर कितना है, 3 है। तो हम क्या करेंगे, 3 और 4 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 3 इक्वल पार्ट डिवाइड करने के लिए लाइन बनाएंगे 1 2 और एक 3, 3 पार्ट हो गया, एक पार्ट, 2 पार्ट और एक 3 पार्ट, ठीक है। ये बड़ा छोटा स्पेस हो जा रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जब आप ग्राफ पे बनाइएगा तो वहाँ पे आपको स्पेस बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम बताए थे क्या कि डिनोमिनेटर जितना रहेगा उतना इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। उसके बाद क्या देखना है, न्यूमरेटर को देखना है कि न्यूमरेटर कितना है, 2 है। तो फिर हम 3 से काउंट कर देंगे 2 नंबर तक, यानी 3 से काउंट करेंगे तो 1 और ये 2, और यहाँ पे लाइन बना देंगे। और यही लाइन क्या बताएगा, 11/3 का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये हो गया 11/3 का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक और इसी टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे है 13/5 है, ठीक है। अब इस 13/5 को फिर हम मिक्स फ्रैक्शन बना लेते हैं। मिक्स फ्रैक्शन बोल सकते हैं या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं इस टाइप से। तो कितना हो जाएगा, 2 + 3/5, क्योंकि 5 दूनी 10 और 3 13 ऐड करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 5, मतलब यही चीज़ आ जाएगा। यानी इसी को ऐसे लिखा जा सकता है। तो फिर से बन गया इसी जैसा। तो हम एक और इसको एक बार और बना देते हैं। अब फिर से क्या करना है, हमें 2 के बाद लाई करेगा नंबर, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी है और इसमें कुछ और ऐड हो रहा है, यानी कि जो नंबर रिप्रेजेंट होगा वो 2 और 3 के बीच में होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2 और फिर यहाँ पे 3, ठीक है। अच्छा, जिसके बीच में लाई करेगा वहाँ पे थोड़ा स्पेस बड़ा बना देना है, इसलिए ताकि नंबर लाइन जब खींचेंगे तो वहाँ पे दिखाई दे क्लियर। तो यहाँ पे पता चल गया कि 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, लेकिन हमें क्या करना है, 2 और 3, 2 प्लस जो फ्रैक्शन वाला पार्ट होगा उसको देखना है। तो फ्रैक्शन में कितना लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में 5, यानी कि 2 और 3 के बीच को हम क्या करेंगे, 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 5 इक्वल पार्ट बनाएंगे 1 2 3 4, अब ये 5 हो गया, ठीक है। अब न्यूमरेटर को देखेंगे तो न्यूमरेटर कितना है, 3 है। तो बस 2 से हम 3 नंबर पर चले जाएंगे, मतलब कि 3 काउंट करेंगे, 1 2 और एक 3। तो ये नंबर जो होगा वो कितना बनेगा। अच्छा, ये ध्यान रखना कि ये जो लाइन बना है ये 3/5 नहीं है, ये यहाँ से काउंट होगा, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, तो 13/5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब दूसरे टाइप का नेगेटिव वाला कुछ नंबर लिए, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर को हम देखते हैं रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन, जैसे हम पहला क्वेश्चन लिए हैं 3/-3/7, इसे रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, अब इसमें जब देखें तो नेगेटिव साइन सिर्फ लगा हुआ, तो बस करना यह है कि अभी तक जो बना रहे थे वो 0 के बाद आ रहा था, तो ये 0 के पहले माइनस साइन लगा हुआ है, और ये पता है कि 0 पॉइंट समथिंग है। तो जो नंबर लाई करेगा वो 0 से लेकर -1 तक लाई करेगा, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, वैसे ही बनाएंगे जैसे ऊपर बनाया है, बस हमें पता चल गया कि नेगेटिव में बनाना है। तो ये जो नंबर लाई करेगा वो क्या करेगा, 0 और -1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है, इधर लाई करेगा। और काम जो भी किए हैं ये सारा में सेम करेंगे। डिनोमिनेटर में कितना है, 7, उसमें भी ऊपर में भी देखते थे कि डिनोमिनेटर जितना होता था उतना इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते थे, यहाँ भी वही करेंगे। तो यहाँ कितना है, 7 है, तो 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ठीक है। फिर से काउंट, और फिर काउंट करेंगे न्यूमरेटर जितना रहेगा, तो न्यूमरेटर कितना होगा, 3। तो 3 स्टेप क्या हो जाएंगे, लेफ्ट आ जाएंगे। तो 1 2 और एक 3, यानी ये नंबर जो होगा, ये लाइन जो होगा वो क्या होगा, -3/7।
अच्छा ये लाइन जो है वो कैसे काउंट करते हैं, तो इधर से लेफ्ट की ओर, ठीक है। यहाँ इधर कैसे काउंट कर रहे थे, तो राइट की ओर ऐसे, ठीक है, ये याद रखना, इधर की ओर, तो ये हो गया लेफ्ट की ओर, ठीक है। उसी तरह से सेकंड नेक्स्ट जो है वो क्या है, -8/11, तो -8/11 को रिप्रेजेंट करें, तो फिर से वैसे ही लाइन बनाएंगे, तो एक लाइन बना दिए। अब इस लाइन में क्या करना है, देखना कि ये लाइन नंबर जो है फ्रैक्शन वो किसके बीच में आएगा। तो ये तो पता चल रहा है कि ये 0 और 1 के बीच में आएगा, क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग है, तो 0 पॉइंट समथिंग क्या है, 0 और 1 के बीच में है, लेकिन प्लस में नहीं, माइनस में, 0 और -1 के बीच में। तो फिर से हम क्या करेंगे, अब राइट साइड में थोड़ा सा इधर स्पेस बनाने के लिए थोड़ा राइट साइड से हम 0 लिखेंगे, 0 लिख दिए, और हमें पता है 1 तक जाना है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, लेकिन साइन क्या होना चाहिए, नेगेटिव। और फिर से देखेंगे डिनोमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर क्या दिखा, 11 दिखा, तो यहाँ से क्या करेंगे, 11 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 हम बढ़ा देते हैं यहाँ पे, ये माइनस यहाँ से हो जाए, थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस नहीं था, तो कर दिए। फिर क्या देखना होता है, न्यूमरेटर को देखना होता है, न्यूमरेटर कितना है, 8 है, तो यहाँ से फिर से काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो यहाँ पर लाइन बना देंगे, और यही क्या हो जाएगा, -8/11। अच्छा ये नंबर कहाँ से होगा, तो 0 से होगा, यहाँ से, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। और कुछ देखते हैं क्वेश्चन, फिर है -11/3, -11/3 है, -11/3, तो फिर से हम क्या करेंगे, लाइन बनाएंगे। अच्छा अब हमें क्या है, थोड़ा सा देखना है कि ये नंबर किसके बीच में लाई करेगा, तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे पहचानते हैं, तो न्यूमरेटर जो होता है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, तो हम चाहते हैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिख दें, तो इसको सिंप्लीफाई करके जब लिखेंगे इसी को, तो हम लिख सकते हैं -3 -2/3, क्यों, 3 3 9 और 9 2 11, तो फिर से यही चीज़ आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। लेकिन ये पता चल गया कि -3 में कुछ और समथिंग ऐड हो रहा है माइनस में, तो -3 में कुछ और ऐड करेंगे तो -4 की ओर जाएगा, ठीक है। तो ये पता चल गया कि ये जो नंबर है वो कहाँ लाई करेगा, 0 से लेकर -4 के बीच में लाई करेगा, तो उसी तरह से हम नंबर भी लिखेंगे, ठीक है, जैसे पहले बनाते आए थे। तो थोड़ा सा राइट साइड से लिखेंगे 0, इसलिए लिखेंगे ताकि यहाँ इधर लेफ्ट साइड में माइनस में लिख सके। अच्छा शुरू का जो नंबर लिखेंगे वो थोड़ा क्लोज लिखेंगे, अब जिसके बीच में लाई करेगा वो थोड़ा सा उसके बीच में स्पेस छोड़ देंगे, ताकि वहाँ पे हम न्यूमरेटर को, जो डिनोमिनेटर होता है उसके नंबर को, लाइनिंग को बना सके, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले छोटा स्पेस लेते हैं, नियर लेते हैं थोड़ा सा, -1 -2 -3 और -4, ठीक है। अच्छा अब हमें पता चल गया कि -3 और 4 के बीच में लाई करेगा। अब देखेंगे क्या, डिनोमिनेटर को, तो ध्यान ये देना होता है कि हम सिर्फ और फ्रैक्शन पार्ट में नहीं देखते हैं कि उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो फ्रैक्शन में दिख रहे हैं कि ये डिनोमिनेटर कितना है, 3 है, तो हम क्या करेंगे, 3 और 4 मतलब -3 और -4 के बीच में 3 इक्वल पार्ट डिवाइड करेंगे, 1 2 और 1 3 हो गया, ठीक है, जैसे 1 स्पेस 2 स्पेस और 3 स्पेस हो गया। उसके बाद क्या बताए थे कि न्यूमरेटर को देखते हैं, तो न्यूमरेटर कितना है, 2 है, तो हम यहाँ से लेफ्ट की ओर 2 तक काउंट करेंगे, 1 2 स्टेप, तो यही जो लाइन होगा ये क्या बनेगा, -11/3। अच्छा ये लाइन कहाँ से मतलब कंसीडर करते हैं, तो इधर से कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया -11/3, इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं, ठीक है। एक और बचा था, वो क्या था, तो एक और था -13/5 था, इसको भी दिखा देते हैं, -13/5 था। तो फिर से वही चीज़ देखेंगे, लाइन बनाएंगे, उसके साथ क्या देखना है कि ये मिक्स फ्रैक्शन बोल सकते हैं या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 और -3/5 हो जाएगा, ठीक है। जब 5 दूनी 10 3 13 सेम चीज़ है। फिर से हम क्या करेंगे, इसके सिर्फ फ्रैक्शन पार्ट को देखेंगे, फ्रैक्शन पार्ट्स को ही रिप्रेजेंट करना होता है। अच्छा नंबर कहाँ से कहाँ लाई करेगा, तो -2 में कुछ समथिंग ऐड हो रहा है माइनस, तो -2 और -3 के बीच में लाई करेगा, तो फिर से हम वही करेंगे, 0 लिख दिए, -1 और -2 और -3, यानी कि इसी -2 और -3 के बीच में लाई करेगा, ठीक है।
अच्छा, इन दोनों में लाई तो करेगा, लेकिन सिर्फ किसको देखते हैं, फ्रैक्शन पार्ट को। तो फ्रैक्शन पार्ट में डिनोमिनेटर कितना है, 5 है। तो हम क्या करेंगे, 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अच्छा, फिर न्यूमरेटर को देखेंगे, न्यूमरेटर कितना है, 3 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, -2 से 3 काउंट करेंगे, 3 स्टेप, 1 2 और 3, और यहाँ पे एक लाइन बना देंगे, और यही लाइन क्या होगा, -13/5 का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये हम लोग सीख लिए नंबर सिस्टम को, मतलब कि फ्रैक्शन को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे डेसिमल के बारे में समझेंगे कि डेसिमल को हम लोग, या रेकरिंग डेसिमल जो होता है उसको हम लोग कैसे फ्रैक्शन में लिख पाते हैं, ठीक है। तो हम बताए थे कि डेसिमल अलग अलग टाइप, जब हम नंबर सिस्टम बता रहे थे तो वहाँ पर हम बताए थे कि नंबर सिस्टम जो होता है या डेसिमल जो फ्रैक्शन होता है तो वो अलग अलग टाइप का होता है। कुछ टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, कुछ नॉन टर्मिनेटिंग होता है, कुछ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है। तो हम लोग उसी डेसिमल को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो जनरली हम किसको सीखेंगे, तो हम लोग सीखेंगे रेकरिंग डेसिमल जो होता है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम ये नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे, ठीक है। बस अब आप इन लोग इस वीडियो को एक बार रिवीजन कर लीजिए, फिर हम उसको बताते हैं। आज हम लोग कुछ फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए सीखेंगे, ठीक है। कल हमने नंबर सिस्टम का कुछ बेसिक बता दिया था, आज हम नंबर लाइन पे कैसे किसी फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ पॉजिटिव नंबर को लिए हैं फ्रैक्शन वाला, जिसको हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट 3/7 को रिप्रेजेंट करके बताते हैं। 3/7 को हमको अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन बनाएंगे, ठीक है। अब इस लाइन पे हमें पता है कि 0 से राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं और 0 से लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर होते हैं, ठीक है। तो नंबर को रिप्रेजेंट करने से पहले हमें जिस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, पहले देख लेंगे कि ये नंबर किस नंबर के बीच में लाई करता है। तो हम यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि डिनोमिनेटर बड़ा है नोमिनेटर से, तो ये जरूर 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो हम यहाँ पे जो नंबर लिखेंगे वो 0 और 1 ही सिर्फ लिखेंगे, क्योंकि ये जो फ्रैक्शन है वो 0-1 के बीच में ही रखा जाएगा, तो बाकी नंबर को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, तो हम यहाँ पे वही सिर्फ लिखेंगे, 0 और 1 बना दिए, ठीक है। अब दूसरा काम क्या होता है कि हम देखते हैं इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर को, कि डिनोमिनेटर कितना है। तो डिनोमिनेटर दिखा 7, और जितना डिनोमिनेटर होगा इस 0-1 के इक्वली डिवाइड कर देंगे 7 पार्ट में, ठीक है। तो हम यहाँ पे 7 लाइन बनाएंगे, मतलब 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे 0 और 1 के बीच में। तो हम 7 पार्ट डिवाइड कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये ध्यान रखना है कि 7 जो लाइन खींच रहे हैं वो 1 पे खींचना है, ठीक है, इसके अंदर नहीं होना चाहिए। अगर मान लेते हैं देखना है कि 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पर देख भी सकते हैं, देखिए 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट 6 पार्ट, अब एक और यहाँ पे छूट गया था 7 पार्ट, ठीक है। अगर नहीं है तो एक बार और देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब देखिए दूसरा काम क्या है कि हमें देखना है न्यूमरेटर को, तो न्यूमरेटर कितना है, 3 है। तो बस यहाँ से काउंट कर देंगे 3 नंबर, 1 2 3, और ये जो नंबर होगा यही क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा 3/7 का। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि सबसे पहले फ्रैक्शन को देखना है कि कितना नंबर के बीच में लाई कर रहा है, तो पता चल गया 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। उसके बाद क्या देखना है, डिनोमिनेटर को देखना है, डिनोमिनेटर पता चल गया कि 7 है, तो हमें 0 और 1 के बीच में 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है। फिर दूसरा काम क्या है कि न्यूमरेटर को देखना है कि न्यूमरेटर कितना है, जितना न्यूमरेटर होगा बस 0 से 3 नंबर काउंट कर दें, 3 था तो 0 से काउंट किया 1 2 3, तो ये हो गया नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट। दूसरा हम देखते हैं 8/11 को, तो फिर से हम क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे। अब इस लाइन पे फिर हम एक 0 पहले दे देंगे और फिर देखेंगे कि डिनोमिनेटर क्या है। तो डिनोमिनेटर हमें पता चल गया क्या है, 11 है। अच्छा, देखने से तो ये पता चल गया कि 0 और 1 के बीच में नहीं करेगा, तो 0 और 1 बना ही देते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर जब बड़ा होता है न्यूमरेटर से तो वो नंबर 0 और 1 के बीच में लाई करता है। तो अब देखेंगे डिनोमिनेटर कितना है, तो 11 है, तो 0 और 1 के बीच में कितना इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 11 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम करते हैं 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, लेकिन जब आप ग्राफ में बनाइएगा तो बिल्कुल इक्वली सब डिवाइड होगा, मतलब कि स्पेस जो होगा एक दूसरे के लाइन के बीच में वो बिल्कुल इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉपी पे बना रहे हैं तो इस तरह से दिखेगा। तो हम क्या सीख गए हैं कि डिनोमिनेटर को जितना डिनोमिनेटर होगा उतना ही इक्वल पार्ट हमें होना चाहिए। तो इक्वल पार्ट बनाने के लिए हम क्या किए, 11 इक्वल पार्ट बना दिए। जब इसको काउंट कीजिएगा तो 11 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा काम क्या है, फिर न्यूमरेटर को देखेंगे। न्यूमरेटर जितना होगा 0 से काउंट कर देंगे और वहाँ पे एक लाइन बना देंगे बड़ा सा, और वो हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस फ्रैक्शन। तो 8 है न्यूमरेटर में, तो यहाँ से काउंट करेंगे 0 से, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये लाइन मिल गया 8। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे 8/11। तो ये हो गया 8/11 का रिप्रेजेंटेशन। उसी तरह से 11/3, तो हमने 11/3 थोड़ा डिफरेंट नंबर लिया है। ये एक क्या है, तो बोल सकते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आप लोग जानते होंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है डिनोमिनेटर से, ठीक है। अच्छा, इसको हम अगर लिखना चाहे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 प्लस, यानी कि इसको 3 प्लस 2/3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 3 9 और 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11/3 आ जाएगा। मतलब इसी नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हमको रिप्रेजेंट करना है, तो ध्यान इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो थोड़ा सा हम समझते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि जो नंबर था वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा था, लेकिन ये नंबर 0 और 1 के बीच में नहीं लाई करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये नंबर 3 प्लस 2/3 है, यानी जो भी नंबर लाई करेगा वो 3 के बाद लाई करेगा, ठीक है, यानी 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। तो हम जब लाइन बनाएंगे तो उस पर ध्यान रखना है कि लाइन में वो नंबर जो रिप्रेजेंट करेंगे वो 4 तक रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि नंबर जो है वो 3 और 4 के बीच में लाई करना होगा। तो फिर से हम क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे। तो एक लाइन बना दिए, उसके बाद हम यहाँ से थोड़ा सा लाइन 0 लिखेंगे, क्यों, ताकि हमको नंबर यहाँ पे लिखा जाए। कितना नंबर तक लिखना है, तो 3 से लेकर 4 तक लिखना है, मतलब 3 और 4 के बीच में लाई करेगा तो, लेकिन नंबर रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 और यहाँ 4। अच्छा, 3 और 4 के बीच में हम बड़ा स्पेस इसके लिए हैं, इसलिए लिए हैं ताकि हम यहाँ पे नंबर जो पार्ट डिवाइड करेंगे वो थोड़ा बड़ा स्पेस दिखे यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है, 3 के बाद वाला नंबर को देखना है, यानी 3 के बाद वाला फ्रैक्शन को देखना है, ठीक है। और उसी फ्रैक्शन को देखना, उस फ्रैक्शन को ये देखना है कि डिनोमिनेटर कितना है। इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो हम लिख ही दिए 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। तो अब फ्रैक्शन को देख रहे हैं तो डिनोमिनेटर कितना है, 3 है। तो हम क्या करेंगे, 3 और 4 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 3 इक्वल पार्ट डिवाइड करने के लिए लाइन बनाएंगे, 1 2 और एक 3, 3 पार्ट हो गया, एक पार्ट, 2 पार्ट और एक 3 पार्ट, ठीक है। ये बड़ा छोटा स्पेस हो जा रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जब आप ग्राफ पे बनाइएगा तो वहाँ पे आपको स्पेस बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम बताए थे क्या कि डिनोमिनेटर जितना रहेगा उतना इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। उसके बाद क्या देखना है, न्यूमरेटर को देखना है कि न्यूमरेटर कितना है, 2 है। तो फिर हम 3 से काउंट कर देंगे 2 नंबर तक, यानी 3 से काउंट करेंगे तो 1 और ये 2, और यहाँ पे लाइन बना देंगे। और यही लाइन क्या बताएगा, 11/3 का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये हो गया 11/3 का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक और इसी टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे है 13/5 है, ठीक है। अब इस 13/5 को फिर हम मिक्स फ्रैक्शन बना लेते हैं। मिक्स फ्रैक्शन बोल सकते हैं या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं इस टाइप से। तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3/5, क्योंकि 5 दूनी 10 और 3 13 ऐड करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 5, मतलब यही चीज़ आ जाएगा। यानी इसी को ऐसे लिखा जा सकता है। तो फिर से बन गया इसी जैसा। तो हम एक और इसको एक बार और बना देते हैं। अब फिर से क्या करना है, हमें 2 के बाद लाई करेगा नंबर, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी है और इसमें कुछ और ऐड हो रहा है, यानी कि जो नंबर रिप्रेजेंट होगा वो 2 और 3 के बीच में होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2 और फिर यहाँ पे 3, ठीक है। अच्छा, जिसके बीच में लाई करेगा वहाँ पे थोड़ा स्पेस बड़ा बना देना है, इसलिए ताकि नंबर लाइन जब खींचेंगे तो वहाँ पे दिखाई दे क्लियर। तो यहाँ पे पता चल गया कि 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, लेकिन हमें क्या करना है, 2 और 3, 2 प्लस जो फ्रैक्शन वाला पार्ट होगा उसको देखना है। तो फ्रैक्शन में कितना लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में 5, यानी कि 2 और 3 के बीच को हम क्या करेंगे, 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 5 इक्वल पार्ट बनाएंगे 1 2 3 4, अब ये 5 हो गया, ठीक है। अब न्यूमरेटर को देखेंगे तो न्यूमरेटर कितना है, 3 है। तो बस 2 से हम 3 नंबर पर चले जाएंगे, मतलब कि 3 काउंट करेंगे, 1 2 और एक 3।
तो ये नंबर जो होगा वो कितना बनेगा। अच्छा ये ध्यान रखना कि ये जो लाइन बना है ये 3/5 नहीं है, ये यहाँ से काउंट होगा, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, तो 13/5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरे टाइप का नेगेटिव वाला कुछ नंबर लिए, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर को हम देखते हैं रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन, जैसे हम पहला क्वेश्चन लिए हैं 3/-3/7, इसे रिप्रेजेंट करना है। अच्छा अब इसमें जब देखें तो नेगेटिव साइन सिर्फ लगा हुआ, तो बस करना यह है कि अभी तक जो बना रहे थे वो जीरो के बाद आ रहा था, तो ये जीरो के पहले माइनस साइन लगा हुआ है, और ये पता है कि 0 पॉइंट समथिंग है, तो जो नंबर लाई करेगा वो 0 से लेकर -1 तक लाई करेगा। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, वैसे ही बनाएंगे जैसे ऊपर बनाया है, बस हमें पता चल गया कि नेगेटिव में बनाना है। तो ये जो नंबर लाई करेगा वो क्या करेगा, 0 और -1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, इधर लाई करेगा, और काम जो भी किए हैं ये सारा में सेम करेंगे। डिनोमिनेटर में कितना है 7, उसमें भी ऊपर में भी देखते थे कि डिनोमिनेटर जितना होता था उतना इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते थे, यहाँ भी वही करेंगे। तो यहाँ कितना है 7 है, तो 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, फिर से काउंट, और फिर काउंट करेंगे न्यूमरेटर जितना रहेगा, तो न्यूमरेटर कितना होगा 3, तो 3 स्टेप क्या हो जाएंगे, लेफ्ट आ जाएंगे, तो 1 2 और 3, यानी ये नंबर जो होगा, ये लाइन जो होगा वो क्या होगा -3/7। अच्छा ये लाइन जो है वो कैसे काउंट करते हैं, तो इधर से लेफ्ट की ओर। ठीक है, यहाँ इधर कैसे काउंट कर रहे थे, तो राइट की ओर ऐसे। ठीक है, ये याद रखना, इधर की ओर, तो ये हो गया लेफ्ट की ओर। ठीक है, उसी तरह से सेकंड नेक्स्ट जो है वो क्या है -8/11, तो -8/11 को रिप्रेजेंट करें, तो फिर से वैसे ही लाइन बनाएंगे, तो एक लाइन बना दिए। अब इस लाइन में क्या करना है, देखना कि ये लाइन नंबर जो है फ्रैक्शन वो किसके बीच में आएगा। तो ये तो पता चल रहा है कि ये 0 और 1 के बीच में आएगा, क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग है, तो 0 पॉइंट समथिंग क्या है, 0 और 1 के बीच में है, लेकिन प्लस में नहीं, माइनस में, 0 और -1 के बीच में। तो फिर से हम क्या करेंगे, अब राइट साइड में थोड़ा सा इधर स्पेस बनाने के लिए थोड़ा राइट साइड से हम 0 लिखेंगे, 0 लिख दिए, और हमें पता है 1 तक जाना है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, लेकिन साइन क्या होना चाहिए, नेगेटिव। और फिर से देखेंगे डिनोमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर क्या दिखा, 11 दिखा, तो यहाँ से क्या करेंगे, 11 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 हम बढ़ा देते हैं यहाँ पे, ये माइनस यहाँ से हो जाए, थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस नहीं था, तो कर दिए। फिर क्या देखना होता है, न्यूमरेटर को देखना होता है, न्यूमरेटर कितना है 8 है, तो यहाँ से फिर से काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो यहाँ पर लाइन बना देंगे, और यही क्या हो जाएगा -8/11। अच्छा ये नंबर कहाँ से होगा, तो 0 से होगा, यहाँ से, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, और कुछ देखते हैं क्वेश्चन, फिर है -11/3, -11/3 है, -11/3, तो फिर से हम क्या करेंगे, लाइन बनाएंगे। अच्छा अब हमें क्या है, थोड़ा सा देखना है कि ये नंबर किसके बीच में लाई करेगा, तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे पहचानते हैं, तो न्यूमरेटर जो होता है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, तो हम चाहते हैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिख दें, तो इसको सिंप्लीफाई करके जब लिखेंगे इसी को, तो हम लिख सकते हैं -3 -2/3, क्यों, 3 3 9 और 9 2 11, तो फिर से यही चीज़ आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, लेकिन ये पता चल गया कि -3 में कुछ और समथिंग ऐड हो रहा है माइनस में, तो -3 में कुछ और ऐड करेंगे तो -4 की ओर जाएगा। ठीक है, तो ये पता चल गया कि ये जो नंबर है वो कहाँ लाई करेगा, 0 से लेकर -4 के बीच में लाई करेगा, तो उसी तरह से हम नंबर भी लिखेंगे। ठीक है, जैसे पहले बनाते आए थे, तो थोड़ा सा राइट साइड से लिखेंगे 0, इसलिए लिखेंगे ताकि यहाँ इधर लेफ्ट साइड में माइनस में लिख सके। अच्छा शुरू का जो नंबर लिखेंगे वो थोड़ा क्लोज लिखेंगे, अब जिसके बीच में लाई करेगा वो थोड़ा सा उसके बीच में स्पेस छोड़ देंगे, ताकि वहाँ पे हम न्यूमरेटर को, जो डिनोमिनेटर होता है उसके नंबर को, लाइनिंग को बना सके। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले छोटा स्पेस लेते हैं, नियर लेते हैं थोड़ा सा, -1 -2 -3 और -4। ठीक है, अच्छा अब हमें पता चल गया कि -3 और 4 के बीच में लाई करेगा। अब देखेंगे क्या, डिनोमिनेटर को, तो ध्यान ये देना होता है कि हम सिर्फ और फ्रैक्शन पार्ट में नहीं देखते हैं कि उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या है, इससे कोई मतलब
नहीं होता है। तो फ्रैक्शन में दिख रहा है कि ये डिनोमिनेटर कितना है, 3 है। तो हम क्या करेंगे, 3 और 4 मतलब -3 और -4 के बीच में 3 इक्वल पार्ट डिवाइड करेंगे। 1 2 और 1 3 हो गया, ठीक है। जैसे 1 स्पेस 2 स्पेस और 3 स्पेस हो गया। उसके बाद क्या बताए थे कि न्यूमरेटर को देखते हैं। तो न्यूमरेटर कितना है, 2 है। तो हम यहाँ से लेफ्ट की ओर 2 तक काउंट करेंगे, 1 2 स्टेप। तो यही जो लाइन होगा ये क्या बनेगा, -11/3। अच्छा, ये लाइन कहाँ से मतलब कंसीडर करते हैं, तो इधर से कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया -11/3। इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं, ठीक है। एक और बचा था, वो क्या था, तो एक और था -13/5 था। इसको भी दिखा देते हैं, -13/5 था। तो फिर से वही चीज़ देखेंगे, लाइन बनाएंगे, उसके साथ क्या देखना है कि ये मिक्स फ्रैक्शन बोल सकते हैं या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 और -3/5 हो जाएगा, ठीक है। जब 5 दूनी 10 3 13 सेम चीज़ है। फिर से हम क्या करेंगे, इसके सिर्फ फ्रैक्शन पार्ट को देखेंगे। फ्रैक्शन पार्ट्स को ही रिप्रेजेंट करना होता है। अच्छा, नंबर कहाँ से कहाँ लाई करेगा, तो -2 में कुछ समथिंग ऐड हो रहा है माइनस, तो -2 और -3 के बीच में लाई करेगा। तो फिर से हम वही करेंगे, 0 लिख दिए, -1 और -2 और -3, यानी कि इसी -2 और -3 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में लाई तो करेगा, लेकिन सिर्फ किसको देखते हैं, फ्रैक्शन पार्ट को। तो फ्रैक्शन पार्ट में डिनोमिनेटर कितना है, 5 है। तो हम क्या करेंगे, 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अच्छा, फिर न्यूमरेटर को देखेंगे, न्यूमरेटर कितना है, 3 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, -2 से 3 काउंट करेंगे, 3 स्टेप, 1 2 और 3, और यहाँ पे एक लाइन बना देंगे। और यही लाइन क्या होगा, -13/5 का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो ये हम लोग सीख लिए नंबर सिस्टम को, मतलब कि फ्रैक्शन को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे डेसिमल के बारे में, समझेंगे कि डेसिमल को हम लोग, या रेकरिंग डेसिमल जो होता है उसको हम लोग कैसे फ्रैक्शन में लिख पाते हैं, ठीक है। तो हम बताए थे कि डेसिमल अलग अलग टाइप, जब हम नंबर सिस्टम बता रहे थे तो वहाँ पर हम बताए थे कि नंबर सिस्टम जो होता है या डेसिमल जो फ्रैक्शन होता है तो वो अलग अलग टाइप का होता है। कुछ टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, कुछ नॉन टर्मिनेटिंग होता है, कुछ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है। तो हम लोग उसी डेसिमल को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो जनरली हम किसको सीखेंगे, तो हम लोग सीखेंगे रेकरिंग डेसिमल जो होता है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम ये नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे, ठीक है। बस अब आप इन लोग इस वीडियो को एक बार रिवीजन कर लीजिए, फिर हम उसको बताते हैं।